जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को ज्ञान ज्योति के इस चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के जलवायु के बारे में। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उस कारक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं। ये मेरा पृथ्वी है, ये मेरा क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी को लगभग बीचों बीच से, पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है। ये रेखा कैसा है? काल्पनिक रेखा है, जिसको कहा जाता है विषुवत रेखा। जिसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, या इसी को बोला जाता है 0 डिग्री का अक्षांश। यहाँ तक ठीक है? 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर ले लेते हैं 23.5 डिग्री का एक अक्षांश, और नीचे ले लेते हैं एक 23.5 डिग्री का अक्षांश। 23.5 डिग्री अक्षांश ये कहाँ है? नॉर्थ में है, उत्तर में है। और ये 23.5 डिग्री का अक्षांश कहाँ पे है? दक्षिण में है, यानी साउथ में है। तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा, और इसको बोला जाता है मकर रेखा। उसके बाद ऊपर में एक अक्षांश यहाँ पे है 66.5 डिग्री का। कितना का है? 66.5 डिग्री का। ये 66.5 डिग्री का अक्षांश है, जो कि नॉर्थ में है। और यहाँ पे है एक 66.5 डिग्री का अक्षांश, 66.5 डिग्री का अक्षांश जो दक्षिण में है। और यहाँ का जो होता है बिंदु, इसको कहा जाता है ध्रुव। ये होता है कितना का? ये होता है 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का, और यहाँ भी क्या होता है? 90 डिग्री का। ये जो क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का वाला जो क्षेत्र होता है, इसे कहा जाता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, और 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले क्षेत्र को कहा जाता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और ये जो वाला भाग है 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री वाला भाग, इस वाला भाग को कहता है शीत कटिबंध। सॉरी, क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध कहा जाता है। तो संपूर्ण पृथ्वी को हम इस प्रकार से बांटते हैं। ये वाला क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है? गर्मी ज़्यादा मिलती है, बरसात ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे अधिक रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जैव विविधता काफ़ी देखने को मिलता है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कौन चीज़? उपोष्ण कटिबंध। और उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, बहुत कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है? ज़्यादातर बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ काफ़ी ठंडी होती है ये क्षेत्र, इसलिए इसका नाम दिया गया है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो आगे मिलेगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इस चीज़ को हम बता दिए हैं। अक्षांश के बारे में कह रहा है यहाँ पे, कहते कर्क वृत्त।
कर्क रेखा भी जस्ट हम बताए थे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। इससे पिछले वाले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कर्क रेखा के बारे में जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें पश्चिम में कहाँ था, गुजरात। तो गुजरात से लेकर के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात में भी कहाँ से, कच्छ के रण से गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो कर्क रेखा जो है भारत को, जैसे ये मेरा भारत है, यदि ये भारत है तो कर्क रेखा भारत के क्या होते हैं, बीचों बीच से होकर के गुजरती है। यही कह रहा है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, कर्क रेखा के दक्षिण वाले क्षेत्र, ये रहा कर्क रेखा। कर्क रेखा के दक्षिण में ये क्षेत्र है, इसके बारे में कहा जाता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों बोला जाता है, तो भारत के नीचे से वो जो विषुवत रेखा गुजरती थी, जिसको बोलते थे 0 डिग्री अक्षांश, भारत के क्या है, दक्षिण में स्थित है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो इससे उत्तर में क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। तो यहाँ तक ये वाला जो क्षेत्र होता है ये क्या है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांश हुआ। ये कर्क रेखा है, 0 डिग्री से 23 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र कहते थे। कर्क वृत्त के ऊपर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है, और भारत का ये वाला भाग जो होता है ये किस क्षेत्र में पकड़ाता है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाला भाग होता है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। तो भारत में तो दोनों प्रकार की जलवायु उपस्थित हो गई, ये वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया और ये वाला क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। आगे आइए, ऊंचाई के बारे में कहता है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। क्या कह रहा है, तो यहाँ हम कल भी देखे थे, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के उत्तर वाले क्षेत्र से क्या ठंडी हवाएं जो है सो भारत की ओर आ जाती, लेकिन यहाँ पे क्या करता है हिमालय पर्वत, उसको रोक देती है, उधर ही वो मोड़ देती है, जिसके कारण भारत में ठंडा प्रवेश नहीं कर पाता, ठंडी हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं। आगे वायुदाब एवं पवने। वायुदाब क्या है, वायुदाब और पवन के बारे में कहता है, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसम अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। तो भारत की जलवायु को संचालित कौन करता है, तो वो बात बताया गया है, वायुदाब एवं धरातलीय पवने, ये क्या करता है, भारत की जलवायु को संचालित करता है। दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे है भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। तो भारत कौन से व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में है, उत्तर पूर्वी वाले व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कैरियोलिस बल के कारण
दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती जाती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। चूँकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। तो किस व्यापारिक पवन के कारण वर्षा कम होती है या नहीं के बराबर होती है? तो यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्या। यहाँ पे कैरिओलिस बल। कैरिओलिस बल के बारे में, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कैरिओलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो कैरिओलिस बल जो होता है क्या करता है, व्यापारिक पवन को उत्तरी गोलार्ध में दाईं की ओर मोड़ देता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर मोड़ देता है। आगे है, भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के नाम से जाना जाता है। ये पवनें उष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा कराती है। आगे इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। आगे जेट धारा के बारे में, तो जेट धारा क्या कहते हैं, यह एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 2000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उसमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। जेट धाराएं के बारे में कहा गया है, पृथ्वी को अलग अलग वायुमंडल में विभाजित किया, जिसमें से एक मंडल है कौन सा, क्षोभ मंडल। क्या नाम है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल से कितना ऊंचाई, 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई, 8 से लेकर के 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार से एक हवाएं चलती है, जिसको क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इसी हवा को क्या कहा जाता है,
जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इसके बारे में बताया गया, गर्मी के समय में इसकी स्पीड कितनी होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और ठंडी के समय में इसका स्पीड कितना होता है 184 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ कहते हैं सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आती है तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? यहाँ पे दिखाया गया है भारतीय उपमहाद्वीप जनवरी के महीने के दौरान मौसम की स्थिति। तो ये डबल लाइन से जो चला है, क्या कहा गया? धरातलीय पवन। ये कौन सी है? धरातलीय पवन है। और ये कौन सी दिया गया है? जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ये रहा पश्चिमी जेट स्ट्रीम, यही चलती है कहाँ? क्षोभ मंडल के 10-12 किलोमीटर ऊपर। ये था जनवरी की स्थिति और ये है जून महीने की स्थिति। यह है जून महीने की स्थिति। यहाँ भी चल रही है कौन सी? उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भी है, और क्या है? धरातलीय पवन है। ये धरातलीय पवन है जून के महीने में। तो जून के महीने में क्या होता है? गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो समुद्र का पानी क्या होता है? देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। लेकिन स्थलीय भाग क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो जब दिन में धूप निकलता है तो स्थलीय भाग क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म होकर के वहाँ की वायु क्या होती है? गर्म हो जाती है, जिससे वहाँ पे वायुदाब कम हो जाता है। लेकिन समुद्र वाले क्षेत्र में वायुदाब क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसके कारण वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है और इस प्रकार से हवाएं चलती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में भारतीय मानसून के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।